सो स्टूडेंट वेलकम बैक अगेन। सो हमने हमने अभी तक के जितने भी टॉपिक्स और उसके टॉपिक्स के ऊपर एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए वो सब फर्स्ट चैप्टर के थे और वो फर्स्ट चैप्टर का नाम था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सो स्टूडेंट्स हमने उसके ऊपर उसके हर एक टॉपिक के ऊपर हमने एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए है। अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया तो हम उस चैप्टर के ऊपर 100 एमसीक्यूज क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे। सो इस सेशन में आज हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारा एमसीक्यूज का पार्ट 1 है 100 एमसीक्यूज का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। सो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो कि यहाँ क्या क्या है। बोला गया है कि फिजिकल प्रॉपर्टी यानी बिना सब्सटेंस चेंज क्या मेजर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे डेंसिटी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया। और स्टूडेंट्स केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन में चेंज होता है। फॉर एग्जांपल जैसे बर्निंग। ओके, ये क्या होता है, ये केमिकल प्रॉपर्टी में जो है ना ये रिएक्शन में चेंजेस लाता है और चेंज होता है। तो स्टूडेंट यहाँ ऑप्शन यहाँ पे क्या कहा गया है कि जिसमें सब्सटेंस का कंपोजिशन चेंज हो उसे केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। अब सब्सटेंस का कंपोजिशन किस में चेंज होता है? ऑप्शन सी यानी कंबस्टिबिलिटी। यानी इसका लॉजिक ये है कि जिसमें सब्सटेंस का कंपोजिशन चेंज हो वही केमिकल प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए यानी कि डेंसिटी में देखना है। यहाँ पे डेंसिटी क्या है? फिजिकल। इस सो ये ऑप्शन रॉन्ग है। एंड उसके बाद ऑप्शन बी बॉइलिंग पॉइंट, ये भी फिजिकल है तो ये भी ऑप्शन यानी ये ऑप्शन राइट है। बट जो करेक्ट आंसर है, जो ट्रिक है, जो फॉर्मूला है वो राइट है, कॉन्सेप्ट राइट है, बट जो ऑप्शन है वो रॉन्ग रॉन्ग है। ऑप्शन सी क्या है? कंबस्टिबिलिटी। तो ये क्या है? बर्निंग एबिलिटी का है और ये केमिकल में है। तो ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन रॉन्ग है। बट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट रॉन्ग है बट आंसर राइट है ये। ओके, सो ऑप्शन सी जो है कंबस्टिबिलिटी वो सही है। So student, second question, which statement is correct? Matter is continuous, matter is divisible infinitely, and matter is made up of discrete particles. Also matter has no mass. Sorry, matter has no mass. So student, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? So सबसे पहले ये चीज़ जानो कि मैटर क्या है। मैटर वो है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, दैट ऑक्यूपाई स्पेस। ओके, यानी स्पेस ऑक्यूपाई करता है और प्लस जिसमें मास हो। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि ये मॉडर्न थ्योरी यानी मैटर दैट इक्वल्स टू पार्टिकल्स। ओके, अब यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस एनालाइज करते हैं उसके बाद कि सबसे पहले देखो कंटिन्यूअस, मैटर इज कंटिन्यूअस, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें पार्टिकल्स होते हैं। ओके, सो पार्टिकल्स होते हैं। और उसके बाद सेकंड ऑप्शन मैटर इज डिविजिबल इन्फिनेटली। सो ये इन्फिनेटली डिविजिबल है क्या? नहीं, क्योंकि एटम के बाद ब्रेक नहीं होता केमिकली केमिकली इट्स नॉट broken. Okay, so it's not broken. So matter is made up of discrete particles. So हाँ, ये ऑप्शन राइट है। उसके बाद ऑप्शन डी भी देखते हैं कि मैटर हैज़ नो मास। सो हाँ, मैटर में ना मास होता है, मैटर हैज़ नो मास, ये भी रॉन्ग है। ओके, सो इसमें क्या है कि मैटर जो है, मैटर ऑलवेज टाइनी पार्टिकल्स। ओके, यानी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से बनता है, यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बना होता है वो। ना थर्ड क्वेश्चन, ब्राउनियन मोशन प्रूव्स। सो स्टूडेंट यहाँ पे ब्राउनियन मोशन यानी कि एक जिग जैग रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी ये मूवमेंट होता है बिकॉज इनविजिबल पार्टिकल्स उन्हें कंटिन्यूसली हिट करते हैं। यानी इसमें क्या होता है, मतलब क्या है कि पार्टिकल्स खुद मूव कर रहे होते हैं उसमें। ओके, सो ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट है, मूव मोशन ऑफ पार्टिकल्स। सो ब्राउनियन मोशन यानी कि पार्टिकल्स का कंटिन्यूस मोशन का प्रूफ है ये। अब यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन 4 देखते हैं, विच इज़ नॉट पोस्टुलेट ऑफ डेल्टॉन्स थ्योरी। तो स्टूडेंट डेल्टॉन्स थ्योरी याद रखो जिसमें एटम्स जो है उसमें एटम्स क्या है? इंडिविजिबल होते हैं और एटम्स जो है वो आइडेंटिकल भी होते हैं और उसमें फिक्स्ड रेशियोज भी होते हैं, फिक्स रेशियो में वो कंबाइन भी होते हैं। और साथ ही में क्या होता है कि एटम्स और डिस्ट्रॉय क्रिएट नहीं होते उसमें। तो स्टूडेंट ऑप्शन
यहाँ पे ऑप्शन चेक करेंगे। सबसे पहले एटम जो एटम्स कैन बी क्रिएटेड आइदर नॉट डिस्ट्रॉयड। सो स्टूडेंट ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें डेल्टन के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि एटम जो है नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड होते हैं। सो विच डिस्कवरी डिस्प्रूव डेल्टॉन्स इनडिविजिबल एटम कॉन्सेप्ट। सो डेल्टन ने क्या बोला? डेल्टन ने बोला कि एटम क्या है, इनडिविजिबल है, राइट। डेल्टन ने बोला एटम इनडिविजिबल है। अब रियलिटी में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तो एटम के अंदर पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। मतलब क्या है, एटम क्या है, डिविजिबल। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तो एटम के अंदर पार्टिकल्स एग्जिस्ट करता है ना, मतलब वो क्या हुआ फिर, एटम जो हुआ वो डिविजिबल हुआ ना। तो ऑप्शन डिविजिबल हुआ तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी ने प्रूफ किया, इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी ने प्रूफ किया कि एटम डिविजिबल है। तो ऑप्शन बी जो इलेक्ट्रॉन है वो करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 6, विच वायलेट डेल्टॉन्स थ्योरी। सो इसमें ये बोला गया है कि डेल्टॉन्स का अडॉप्शन से हमने सबसे पहले देखा कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट दैट आइडेंटिकल, यानी आइसोटोप क्या होता है उसमें। सबसे पहले देखो कि यहाँ पे जो आइसोटोप्स है, ओके, करेक्ट ऑप्शन बी है। बट आइसोटोप्स क्या होता है उसमें मैं ये चीज़ बताता हूँ कि आइसोटोप सेम एलिमेंट्स एंड डिफरेंट मास, यानी कि वो क्या है, वो कॉन्ट्राडिक्शन है। ओके, वो कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी आइसोटोप्स जो है डेल्टन के आइडेंटिकल एटम्स कॉन्सेप्ट को ब्रेक करते हैं, जिससे हमारा ऑप्शन बी जो है आइसोटोप्स, विच वायलेट डेल्टन थ्योरी इज, दैट इज आइसोटोप्स। ओके, सो क्वेश्चन 7 में यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट एंड प्रोटॉन। सो इसमें ये बोला है विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखो कि जो एटम है, एटम सबसे पहले देखना, एटम जो है, एटम क्या है, मोस्टली स्टेबल नहीं होते हैं वो, एक्सेप्ट नोबल गैसेस के थ्रू। सो स्टूडेंट मॉलिक्यूल्स जो है उसमें फिर उसके बाद बात आती है मॉलिक्यूल की। तो मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल यूनिट है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे H2 है, O2 है, देन H2O है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। तो ऑप्शन बी जो है मॉलिक्यूल वो करेक्ट है, क्योंकि मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट स्टेबल इंडिपेंडेंट यूनिट होता है। नाउ विच इज नॉट अ कंपाउंड, H2O, CO2, O2 एंड NH3। सो यहाँ पे देखो कंपाउंड की बात की है यहाँ पे, तो कंपाउंड क्या है, इट्स अ डिफरेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट एलिमेंट्स कॉम्बिनेशन। सो स्टूडेंट कंपाउंड क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें क्या बोला गया है कि सेम टाइप एटम्स, वो एलिमेंट्स भी है और डिफरेंट कंपाउंड भी है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन सी O2 वो करेक्ट है, कि जो O2 है ना वो कंपाउंड है ही नहीं। O2 क्या है, कंपाउंड नहीं है, क्योंकि उसमें सेम टाइप का एटम्स और एलिमेंट्स, सेम टाइप के एटम्स एलिमेंट्स और डिफरेंट कंपाउंड्स है। ओके, नाउ नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल ऑफ CaCO3, यानी यहाँ पे देखना कि जो Ca है, Ca में कितना, वन, फार्मूला जो ब्रेक डाउन करेंगे, तो इसको फार्मूला सबसे पहले फार्मूला ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, तो Ca का 1 एंड कार्बन का 1, और उसके बाद ऑक्सीजन का 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखना इसका टोटल करेंगे तो 1 + 1 + 3 दैट इक्वल्स टू 5, यानी इसमें कितने आइटम्स है, इसमें टोटल 5 आइटम्स है। तो स्टूडेंट ऑप्शन सी इज करेक्ट, कॉज टोटल एटम्स दैट इक्वल्स टू सेम एलिमेंट के एटम्स दैट इक्वल्स टू सेम एलिमेंट्स का एटम एडिशन। ओके, सो उसमें क्या करना पड़ता है, सब एलिमेंट जो है, यानी सारे एलिमेंट्स के एटम्स को ऐड करना पड़ता है। Now 10 question, which is heteroatomic molecule, O2, N2, H2 और He। तो स्टूडेंट हमने हेट्रो के बारे में पढ़ा था, तो हेट्रो हेट्रो क्या है, हेट्रो एक डिफरेंट एटम है,
हेटेरो इज अ डिफरेंट एटम्स. सो क्यों? क्योंकि हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल दैट इक्वल्स टू डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट. सो इसमें O2 क्या है? O2 सेम है, N2 भी सेम है, एंड H2O डिफरेंट है, NHE सिंगल है. तो H2O क्या है? डिफरेंट है. तो इस H2 इसमें H2 डिफरेंट है, ये सेम है, ये भी सेम है, और ये सिंगल एलिमेंट है. तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि वो डिफरेंट है, यानी हेटेरो एटॉमिक molecule that equals to different elements present. So now 11th question, which law is based on mass conservation? So student, law of conservation of mass, यानी एक केमिकल रिएक्शन में टोटल मास रिएक्टेंट्स दैट इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स. सो यहाँ पे एक लॉजिक लगाओ, जो प्राउस्ट है तो वो प्राउस्ट क्या है? डिफाइनेट प्रोपोर्शन है. एंड डेल्टॉन क्या है? डेल्टॉन एटॉमिक थ्योरी है. एंड लेवोइजियर वो एक मास कंजर्वेशन है. ओके, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या आया? ऑप्शन सी. क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन में मास कभी डिस्ट्रॉय या फिर क्रिएट नहीं होता है, वो सिर्फ रीअरेंज होता है उसमें. क्वेश्चन 12, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉलो विच लॉ? सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखो कि इसमें ना क्या होता है, सेम एलिमेंट्स यानी कार्बन एंड ऑक्सीजन, वो क्या है, उसका डिफरेंट रेशोज है. तो स्टूडेंट यहाँ पे स्टेप देखो, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है तो इसका रेशो क्या निकलेगा? 12:16. और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्या निकलेगा रेशो? 12:32. तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेशोज है ये रेशो डिफरेंट है, बट मल्टीपल प्रोपोर्शन रेशो डिफरेंट है, यानी मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ है. तो स्टूडेंट ऑप्शन बी जो है मल्टीपल प्रोपोर्शन वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि सेम एलिमेंट्स डिफरेंट रेशियोज में कंबाइन करे तो क्या होता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है, उसे हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं. नाउ क्वेश्चन 13, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन रेशियो 2:1 बाय वॉल्यूम. सो इसका जो लॉ है वो क्या है? यानी सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो, जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका लगाएंगे? लुसेक लॉ. सो गे लुसेक लॉ क्या कहता है कि गैसेस कंबाइन इन सिंपल होल नंबर वॉल्यूम रेशो. फॉर एग्जांपल जैसे 2H2 प्लस O2 दैट गिव्स अस 2H2O. सो राइट, तो ये करेक्ट है ना? तो ऑप्शन, हमारा जो लॉजिक है, जो मेथड है, किसके थ्रू आया? गे लुसेक लॉ के थ्रू. सो ऑप्शन बी करेक्ट है, कॉज क्योंकि गैस रिएक्शंस में ना वॉल्यूम रेशो सिंपल इंटीजर में होता है. Now question 14, mass ratio of H2O in water, what is this? यानी क्या है ये? सबसे इजी है, स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे तो समझ जाएंगे. जैसे H2O है, H2O इसमें 2H प्लस 1 यानी 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, उसको प्लस करेंगे तो उसका मास कैसे निकलेगा? 2 × 1 दैट इक्वल्स टू 2 ग्राम. 2 ग्राम यानी ऑक्सीजन कितना है हमारे पास? 16 ग्राम है. ओके, तो रेशो क्या हुआ इसका रेशो हुआ 2:16 दैट इक्वल्स टू 1:8. तो ऑप्शन सी करेक्ट है. ओके, यानी वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उसका जो रेशो होगा 1:8 मास रेशो में होता है, और वो फिक्स्ड होता है. ना लॉ ऑफ डिफाइनेट प्रोपोर्शन डील्स विथ. तो लॉ ऑफ डिफाइनेट प्रोपोर्शन क्या है? देखो, एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट के थ्रू कि सेम कंपाउंड दैट इज सेम कंपाउंड जो है वो हमेशा फिक्स मास रेशो में होता है. ओके, सो यहाँ पे कंपाउंड का कंपोजिशन कभी चेंज नहीं होता, जिसके कारण से हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी करेक्ट है, मास रेशो, क्योंकि कंपाउंड का कंपोजिशन कभी चेंज ही नहीं होता है. ओके, ना क्वेश्चन 16, 1 mu इज इक्वल टू. सो 1 mu इज इक्वल टू, जैसे कि यहाँ पे 1 mu, इसका हम सॉल्व करेंगे तो 1/12 मास ऑफ कार्बन 12. तो स्टूडेंट्स ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि एटॉमिक मास का बेस यूनिट कार्बन 12 पे डिपेंड करता है. समझे?
अब क्वेश्चन 17 में क्या निकालना है कि एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। ओके, सो इसमें देखेंगे कि क्लोरीन आइसोटोप्स। ओके, सो क्लोरीन जो है, क्लोरीन आइसोटोप्स कितना है, 35 एंड 37। सो इसमें क्या है कि इसमें जो एवरेज है वो कितना है, 35.5 है। यानी फाइनल आंसर क्या है, सी, ऑप्शन सी, 35.5। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास दैट इक्वल्स टू वेटेज एवरेज ऑफ आइसोटोप। अब क्वेश्चन 18, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? जो कार्बन है, कार्बन का कितना है, 12 है, और ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। तो टोटल क्या होगा, 44। ओके, so student, molecular mass that equals to sum of all atomic masses, so option B is correct, that is 44। ये सबसे इजी वाला क्वेश्चन था 18। ना फॉर्मूला ऑफ NaCl। सो स्टूडेंट, Na, ओके, Na का कितना है, 23, और Cl का 35.5। सो स्टूडेंट, इसको टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा इसका, 58। सो हमारा ऑप्शन क्या आया, ए, 58.5। सो स्टूडेंट, इसमें क्या है कि आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूलर नहीं है, आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूलर नहीं है, मतलब फार्मूला मास यूज होता है इसमें। ना क्वेश्चन 20, विच हैज हाईएस्ट मोलार मास। सो इनमें से किस में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मोलार मास है? सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखना, CH4, तो यहाँ पे ही लिख लेता हूँ। जो CH4 है इसमें कितना है, 16, एंड NH3 इसमें 17, एंड वाटर H2O में 18 है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कितना होता है, 44। तो राइट ऑप्शन क्या आया, 44 आया। ओके, राइट ऑप्शन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि हाईएस्ट मास वाला कंपाउंड इजीली आइडेंटिफाई करो करना पड़ता है, किसके थ्रू, कैलकुलेशन के थ्रू। ओ, सो क्वेश्चन नंबर 21, दैट्स टू इजी। सो सबसे पहले देखो, 1 मोल कंटेंस 10⁻23 और 6.022 इंटू 10⁻23 और 10⁻22, इधर ऑप्शन डी इज 6 इंटू 10⁻22। सो यहाँ पे सिंपल है, 1 मोल दैट इक्वल्स टू फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो कि ऑप्शन बी, किसके थ्रू, एवोगेड्रो नंबर के थ्रू। सो करेक्ट ऑप्शन बी है, 6.022 इंटू 10⁻23। सो ना क्वेश्चन 22। सो क्वेश्चन 22 क्या कहता है, नंबर ऑफ मोल्स इन 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना क्या करना पड़ेगा, अभी जो मोलार मास है, मोलार मास कार्बन डाइऑक्साइड का तो कितना है, 12 प्लस 32, कितना निकलेगा आंसर, 44 ग्राम पर मोल। कैसे, अभी इसका फॉर्मूला देखो, N इक्वल्स टू मास अपॉन मोलार मास। हमें N निकालना है, तो N इक्वल्स टू 44 अपॉन 44, दैट इक्वल्स टू 1 मोल। ओके, तो कितना आया, नंबर ऑफ मोल्स इन 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 1 मोल है। हमारा राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। यानी जब गिवन मास मोलार मास के इक्वल हो तो डायरेक्टली 1 मोल होता है। ओके, इसमें कैलकुलेशन की इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती है। नाउ लेट्स से क्वेश्चन 23। सो मोल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर H2O। सो स्टूडेंट, उसका मोलार मास कितना है, तो पहले इसका मोलार मास है 18, तो हमें n निकालना है, तो n दैट इक्वल्स टू 18 अपॉन 18, तो इसका कितना आंसर आया, 1 मोल। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी, यानी वाटर का 18 ग्राम, वाटर का 18 ग्राम, जो कि 1 मोल जो है। ओके, वाटर का 18 ग्राम 1 मोल होता है, तो ये एक ना स्टैंडर्ड वैल्यू है जो बार बार यूज होती है इसमें।
ना क्वेश्चन 24, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन वन मोल। सो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन देखो, मॉलिक्यूल्स इन वन मोल। सो इसमें ये चीज़ बताया गया है कि जो वन मोल है, वन मोल दैट इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। कैसे? क्योंकि इसमें ना एवोगैड्रो नंबर जो है एक कांस्टेंट है, यानी इसको याद रखना एक मैंडेटरी है। ओके, सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि वन मोल दैट इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर। अब ये क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मास ऑफ 0.5 मोल O2। तो इसमें सबसे पहले इसका O2 का मोलर मास कितना है? O2 का मोलर मास है 32। ओके, सो अभी एक फार्मूला बताता हूँ, जैसे मास इक्वल्स टू एन इंटू मोर इंटू मोलर मास। ओके, सो अभी इसका सम कैसे सॉल्व करना है? 0.5 इंटू 32 दैट इक्वल्स टू 16 ग्राम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आया? ऑप्शन बी 16 ग्राम, यानी हाफ मोल का मतलब है हाफ मास, जो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन है उसके। क्वेश्चन भी थोड़ा सा इजी है, दैट मोल्स, हमें मोल्स फाइंड करना है। ओके, सो इफ मास 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, सो मोल्स इज, सो सबसे पहले देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास है वो कितना है? उसका है 44। ओके, सो इसका भी वैसे ही सम सॉल्व करना है। n इक्वल्स टू 22/44 दैट इक्वल्स टू 0.5 मोल। तो मोल कितना है? 0.5। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसका भी वही सेम रीज़न है ना कि अगर मास जो है हाफ है तो मोल्स भी हाफ होंगे। तो हमने इसको हाफ से क्या किया? डिवाइड किया ना। क्वेश्चन नंबर 27, नंबर ऑफ एटम्स इन वन मोल हीलियम। सो स्टूडेंट यहाँ पे हीलियम जो है, हीलियम क्या है? जो हीलियम है, ये हीलियम क्या है? हीलियम मोनो एटॉमिक गैस है। क्या है वो? मोनो एटॉमिक गैस है। तो इसमें स्टूडेंट जो एटम है, एटम इक्वल्स टू 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर। सो स्टूडेंट ऑप्शन ए करेक्ट है। और एवोगैड्रो नंबर क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, सो ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि मोनो एटॉमिक सब्सटेंस में एटम्स है, जो कि पार्टिकल्स डायरेक्टली होते हैं उसमें। 28, क्वेश्चन नंबर 28, सो मोल्स ऑफ एटम्स इन वन मोल ऑफ वाटर। सो इसमें ना क्या है स्टूडेंट्स की, जो वाटर है, वाटर में H2O में एटम्स कितने हैं बताए? उसमें 3 एटम्स है, जो कि वन मोल सब मॉलिक्यूल जो है वो कितना हुआ इसमें? 3 मोल एटम। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आया? ऑप्शन सी, क्योंकि टोटल एटम्स दैट इक्वल्स टू एटम्स पर मोल इंटू मोल्स ना। क्वेश्चन नंबर 29, मास ऑफ वन मोल ऑक्सीजन एटम्स। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो कि ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 16 ग्राम पर मोल है। 16 ग्राम पर मोल है, यानी इसका जो वन मोल ऑक्सीजन है, वन मोल ऑक्सीजन एटम्स कितना हुआ? 16 ग्राम। तो स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन क्या आया? बी 16 ग्राम, क्योंकि एटॉमिक मास जो है वो डायरेक्टली मोलर मास बन जाता है। किसमें? इन ग्राम्स में, इन ग्राम्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, दैट्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। सो नंबर ऑफ मोल्स इन Avogadro number, that is 6.022 into 10⁻22 molecules। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो जो फॉर्मूला है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सबसे पहले ये देखो, n इक्वल्स टू पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। सो स्टूडेंट्स इसमें क्या करना है आपको? अभी जो n है, n कितना? ओके, n इक्वल्स टू यहाँ पे जो पार्टिकल्स नंबर दिए 6.022 इंटू 10⁻23, अभी उसको उससे डिवाइड करना है। तो इसका कितना निकलेगा? 6.022 इंटू 10⁻23।
23 किससे डिवाइड करना है इसको, एवोगैड्रो नंबर से, तो इसका आंसर कितना आएगा 0.1 मोल आएगा। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि एक्सपोनेंट डिफरेंस से ज़्यादा एफ सॉरी जो एक्सपोनेंट डिफरेंस है उससे उससे डायरेक्टली मोल निकाल सकते हैं। वो कैसे, क्योंकि 10^22 और 10^23 से हम निकालेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा 0.1 मोल आएगा, सॉरी 0.1 आएगा उसका आंसर।